दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण की संकल्पना पे और आज के समय में पर्यावरण अध्ययन की जरूरत क्यों है इस पे। ठीक है। नॉर्मली आप पुस्तकों में जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। हालांकि मैं इससे ऊपर जाके आपको बताऊंगा। परि का मतलब होता है कि आपके चारों तरफ से, जो आपके चारों तरफ से घेर रखा है जिसने, ठीक है। परि का मतलब चारों तरफ से और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी कि आपको चारों तरफ से जिसने घेर के रखा हुआ है वो पर्यावरण। आप कहेंगे मुझे मेरे चारों तरफ से कौन घेर के रखा हुआ है, मैं तो अकेला बैठा हूँ। जी नहीं, आप अकेले नहीं बैठे। आपके चारों तरफ जो है गैसों का समूह है। कहेंगे गैस कहाँ है, तो गैस है आपके आसपास। आपके आसपास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। आपके वायुमंडल में जो भी गैसें हैं सब कुछ आपके आसपास ही तो है। तो आप एक गैसों के आवरण में बैठे हैं। आप घर में बैठे हैं तो आपके पास जो है, आप अपने घर में बैठे, ठीक है। आपके माता पिता बैठे हुए हैं और भाई बैठा हुआ है, तो वो जो पर्यावरण है वो आपके परिवार का पर्यावरण है। ठीक है। आप कपिल शर्मा के शो में जाते हैं, ठीक है। तो कपिल शर्मा शो में आप जब जाते हैं, मान लीजिए गए हो या ना गए हो, उससे क्या, तो वहां पर हंसी का माहौल है। तो वहां पे किस तरह का पर्यावरण है, वहां पर हंसी का पर्यावरण, ठीक है। अब वहां आप जा करके और मायूस चेहरा बनाकर बैठे हुए हो, तो फिर कैसा लगेगा। किसी को लगेगा कि लग रहा है कि ये कहाँ आया हुआ है। अब सोचिए, वहां पर हंसने के लिए आप गए हुए हैं। सोचिए कहीं पर किसी की मृत्यु हुई है और वहां पे आप जा करके और गाना लगाकर नाचना शुरू कर दें, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको मार के वहां से भगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पर्यावरण है वहां का, ठीक है, पर्यावरण, ध्यान दीजिएगा, मैं भौतिक नहीं, यहाँ मानवीय पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां का पर्यावरण किस तरीके का है, शांति वाला। वहां पे दुख आपको प्रकट करना है, लेना है। कुछ लोग तो फर्जी होते हैं, लेकिन वहां पे आपको दुख प्रकट करना पड़ेगा। खैर, तो हम आते हैं भौतिक पर्यावरण पे, या जब प्राकृतिक पर्यावरण है। आखिर हमारे चारों तरफ से किसने हमें घेर रखा है। तो देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो जब वो धरती पे आता है तो सर्वप्रथम वो स्थल मंडल पे आता है, ठीक है। और उसके बाद उसको चाहिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, तो किससे लेता है, वायुमंडल से लेता है। इसके बाद उसको चाहिए जल, पानी पीने के लिए, वो किससे लेता है, जलमंडल से लेता है। इसके बाद उसको चाहिए खाना खाने के लिए, खाए वो बात अलग है कि दूध पीता है, तो दूध भी तो क्या है, जैव मंडल से उसको चाहिए, ठीक है। दूध की प्राप्ति कैसे होती है, जब कोई गाय सब कुछ खाएगी, या माता भी जब कुछ खाती है, तो उसी से तो दूध बनता है ना, ठीक है। तो दूध की प्राप्ति उस बच्चे को होती है क्योंकि वो इजिली पच जाता है, इस वजह से उसको पिलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इस सब को जो है एक तरह से आपस में सब चीजें क्या हुई हैं, जुड़ी हुई है। और इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत, ठीक है। अब एक टर्म आता है पर्यावरण के अंतर ही, पारिस्थितिकी। जी हाँ, पारिस्थितिकी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी को एक मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के अंदर है पारिस्थितिकी। जीवों का उनके भौतिक परिवेश से जो समामेलन होता है, या आपस में एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है, उसको हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे उसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे एमेंसलिज्म होता है, कॉमनसलिज्म होता है और म्यूचुअलिज्म होता है। मैं आपको एक कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों ने अक्सर करके सुना होगा कि सागरों में पाए जाते हैं प्रवाल, ठीक है, प्रवाल भित्ति, ठीक। वो जो प्रवाल होते हैं ना, उन प्रवालों के अंदर एक खास प्रकार का शैवाल रहता है, जिसको कहते हैं जुजैनथिली, ठीक। अब वो हम क्या कर रहे हैं आजकल कि डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं, तमाम तरीके के केमिकल्स, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। जो समुद्रों में जब जा रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो जुजैनथिली होता है ना, उसके अंदर वो मरने लगते हैं, ठीक है। और जब वो मरने लगते हैं और वो शैवाल से बाहर आने लगते हैं, तो शैवाल पता है बड़ा चमकदार होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है दिखने में। वो धीरे धीरे अपना रंग खोने लगता है और अंततः क्या होता है, मर जाता है। जैसे जब किसी को शुरू में प्रेम होता है,
तो बड़ा खुश रहता है, एकदम खुशनुमा माहौल रहता है उसका, ठीक है। और जैसे ही उनका विवाह होता है तो धीरे धीरे दुख की प्राप्ति होनी शुरू हो ही जाती है, क्योंकि जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ होता है। या फिर अगर कोई छोड़ के चला जाए तो फिर रोना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? क्या ये मैं आपको मानवीय पर्यावरण से इसको मैंने जोड़ दिया, भौतिक पर्यावरण। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। अगर दो लोग एक जैसे मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा उत्पत्ति भी हो जाती है। हो सकता है कोई साइंटिस्ट आइंस्टीन बन जाए, ठीक है। जैसे शैवाल और फंजी, ठीक है, एल्गी और फंजी मिल करके कहीं ना कहीं लाइकेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। समझ सकते हैं कि एक नए जीव का निर्माण हो गया, लाइकेन। और लाइकेन पता है, जब भी कहीं पर शुरू में अगर पर्यावरण का उद्भव हो रहा है या जीव उत्पन्न हो रहे हैं वहां पे, तो सर्वप्रथम वहां पे जो उगने वाला जो जीव होता है, जीव कह सकते हैं नहीं, पर्यावरण का एक भाग होता है, जीव नहीं होता है वो लाइकेन, ठीक है। जो पर्यावरण का वो भाग होता है वो क्या होता है? लाइकेन होता है। मैं इसको बताऊंगा जब म्यूचुअलिज्म में पढ़ाऊंगा आपको सहजीविता पर्यावरण में, तो मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि पर्यावरण अध्ययन की आज के समय में जरूरत क्यों है। तो जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। आज के 30 या 40 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। हमारे ही यहाँ आपके मम्मी पापा होंगे, उनसे पूछिएगा, दादा दादी होंगे, उनसे पूछिएगा। आपके उत्तर प्रदेश में, मैं जहाँ पे रहता हूँ, हालांकि वीडियो तो पूरे देश में ही जा सकती है, लेकिन मैं अपने यूपी की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे गिद्ध पाए जाते थे बड़े पैमाने, लेकिन आज के समय में यहाँ पे गिद्ध नजर ही नहीं आते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम लोगों ने गायों को कुछ एंटीबायोटिक वगैरह देने शुरू किए, ठीक है, या अपने पशुओं को एंटीबायोटिक खिलाना शुरू किया। और वो एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं उन गिद्धों के लिए जो है वो टॉक्सिसिटी का काम करना शुरू किया, जहर का काम करना शुरू किया। और जब वो उनको खाते थे तो उससे क्या हुआ? उनकी मृत्यु होना शुरू हुई। समझ रहे बात को? और पता है, गिद्ध जो है पर्यावरण में उस जो लाश होती थी या इस तरीके की जो सड़े गली चीजें होती थी, उनको खा करके, मरी हुई चीजों को खाकर उनको समाप्त करते थे। अब सोचिए वो मर गए तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में उनका रोल कम हुआ ना। मैं आपको बताऊंगा, पता है, कुछ जो प्रजातियां होती है ना वो जोड़ती हैं एक दूसरे को। और सोचिए अगर वही प्रजाति किसी पर्यावरण से खत्म हो जाए, किसी पारिस्थितिकी से खत्म हो जाए तो क्या होगा? आपने कभी सोचा है कि अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? नहीं सोचा है, लेकिन ये होगा। आपने कभी सोचा है कि क्यों आज के कुछ वर्षों पहले जो है लोग क्या बोलते हैं, जो है पानी साफ करने के लिए आरओ घरों में नहीं लगवाते थे, लेकिन आजकल अगर आपके घर में आरओ नहीं लगा हुआ है तो आपकी बेइज्जती कर दी जाती है। यार आरओ नहीं है, हम तो सिर्फ आरओ का पानी पीते हैं, जबकि वो पैदा हुए होंगे तो वो भी घर का ही पानी, साधारण नल का ही पिए। और आज क्यों घरों घरों में सप्लाई वाला वाटर जा रहा है, पानी जा रहा है? इसकी क्यों जरूरत हुई? क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण आना शुरू हुआ। हम लोगों ने प्लास्टिक का उपयोग करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने तरह तरह के एंटीबायोटिक लेने शुरू किए। मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्त, पता है जो आप एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो एंटीबायोटिक से पता है क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होता है। अगर आप बार बार कोई एंटीबायोटिक लेंगे ना तो आपके अंदर जो जीवाणु है ना उसके प्रति वो सहनशील बन जाएगा। और जब वो उसके प्रति सहनशील बन जाएगा तो आप खाते रहिए, बुखार हो गया फिर बुखार नहीं ठीक होने वाला। समझ रहे बात? इनफैक्ट आप अगर टॉयलेट करते हैं ना तो उस टॉयलेट में वो एंटीबायोटिक चला गया और वहां उसके आसपास जो घास उगेगी या जो फसल उगेगी ना उसमें भी वो एंटीबायोटिक आ जाएगा। समझ रहे बात को? और वो जब फसल आप खाएंगे तो फिर वो वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक आपके अंदर पैदा हुआ। समझ रहे हैं आप? एक एक चीज इंटरलिंक है, एक एक चीज आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। आप भाई हाइड्रोजन कहीं ना कहीं कार्बन के साथ संयोजिता कर लेता है तो मीथेन बन जाता है, ठीक है। और ऐसे ही और भी सारी चीजें संयोजिता कर लेती हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है कि नहीं?
बनता है ना। आप सोचिए किसी खेत में कैल्शियम कम है, ठीक है, किसी खेत में कैल्शियम कम है, उसकी मिट्टी में कैल्शियम कम है, और उस खेत में गेहूं जब उगेगा या कोई फसल उगेगी तो उसमें कैल्शियम की कमी होगी कि नहीं होगी? होगी कैल्शियम की कमी। और उस खेत का जब आप गेहूं खाएंगे तो क्या आपको कैल्शियम की आपूर्ति होगी? नहीं होगी, इनफैक्ट आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, ठीक है। इनफैक्ट अभी जल्दी एक रिपोर्ट आई थी कि जो भारतीय गेहूं या अन्य फसलें हैं ना, उसमें फास्फोरस की कमी है। आपको पता है फास्फोरस की कमी होगी तो आपके दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, और आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। खैर वो तो फीस लेता है, अलग चीज है। आज हम एसी का प्रयोग करते हैं अपने घरों में। आपको पता है एसी ठीक है, आप घरों में यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है, उससे कई सारी फ्लोरीन गैसेस निकलती हैं, हेलॉन गैसेस निकलती हैं, और वो क्या करती हैं, आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, और सूर्य की जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो आपके पृथ्वी तक आ जाती हैं। तो आखिर इन सब का कोरिलेशन है ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये आर्सेनिक की कहानी है और फ्लाई एश की कहानी। हालांकि कहीं ना कहीं सरकारें प्रयास कर रही हैं कि इन सब चीजों को किसी न किसी तरीके से इनका निवारण किया जाए। जैसे हमारे यहाँ तापीय संयंत्र लगे, स्टील प्लांट लगे, तो कहीं कहीं पे कोयला जलाना शुरू किया गया। तो जब कोयला जलता है ना तो कोयले से राख निकलती है, और उसको पता है क्या कहता है? फ्लाई एश कहा जाता है, उड़न राख कहा जाता है। और दोस्त, ये जो उड़न राख होता है ना, इसमें लेड होता है, इसमें क्रोमियम होता है, ठीक है, इसमें जो है आर्सेनिक होता है। और पता है ये जो आर्सेनिक होता है ना, जब आप इससे रिलेटेड जब पानी पीते हैं ना तो क्या होता है, आपके शरीर में जाकर के टॉक्सिसिटी होती है और त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं। इनफैक्ट आप नहाएंगे तो भी आपके त्वचा से संबंधित बीमारियां होंगी। दांत खाज खुजली की बीमारियां आज क्यों बढ़ रही हैं? पानी की कमी से, पानी की खराबी की वजह से, ठीक है। अब इसके लिए एक उपाय भी सरकारें कर रही हैं और पर्यावरण के अध्ययन में किया जा रहा है, बायोचार। ये बायोचार क्या होता है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। आप घरों में अपने, जैसे जब हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि गन्ने की खेती होती है, तो गन्ने की खेती के बाद क्या होता है कि गन्ने को जब हम क्या करते हैं, पिराई होती है उसकी, तो उससे खोइया निकलता है, ठीक है। सोचिए अगर हम उसको कहीं पे ऐसे बिछा दें और वहां से अगर पानी रिस करके नीचे जाता है तो काफी हद तक जो पानी में केमिकल या फर्टिलाइजर्स होंगे वो नीचे रिस के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। इसका मतलब वहां का पानी प्रदूषित नहीं होगा। तो बायोचार इस तरीके का प्रोडक्ट होता है जिसको अगर उस एरिया में पूरी तरीके से फैला दिया जाए तो जो वहां पे पानी अवशोषित होकर नीचे जाएगा ना, तो नीचे का पानी प्रदूषित नहीं होगा। और जब नीचे का पानी प्रदूषित नहीं होगा तो वहां पे अल्ट्रावायलेट कह रहा हूँ, जो आपके घरों में यूज होता है, क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर जो होता है, यूवी कहते हैं, फिल्टर प्लस यूवी कहा जाता है उसको, आरओ प्लस यूवी, ठीक है। आरओ किस पे काम करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। और यूवी जो होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें उसमें एक तरह से डाल दी जाती हैं जिससे उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं, इसीलिए उसको आरओ प्लस यूवी कहा जाता है। तो आखिर आर्सेनिक पोल्यूशन को खत्म करना है तो हमको पर्यावरण पढ़ना होगा ना, और पर्यावरण का भाग है प्रदूषण, ठीक है। और इसी में शामिल है आपका क्या, वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या हो रहा है, कोयला जब आप जला रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, मीथेन आ रही है। और पता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को मैंने बताया है कि ये क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती हैं। और जब सूर्य का इंसोलेशन आता है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जब वह वापस जा रहा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मीथेन गैस होती है, इसको वापस नहीं जाने देती है, बहुत कम जाने देती हैं। इससे धरती का तापमान क्या हो रहा है, नित्य निरंतर बढ़ रहा है, और इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। यानी कि जलवायु हमारी परिवर्तित हो रही है कि नहीं। और फिर क्या होगा, ऐसे ही जब धरती का ऊष्मन होगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि जब सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो नदियों का पानी ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, आपके जो तटीय एरिया है वो डूब जाएंगे। तो आखिर जब हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाली जो पीढ़ी है वो काम करेगी कि उसके चारों तरफ का जो पर्यावरण है वो साफ सुथरा हो। वो कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रक्रियाएं करे जिसमें वो
केमिकल सब्सटेंस का ज़्यादा उपयोग ना करें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, ये तो मैं पर्यावरण अध्ययन के काम में है तो क्या है इसको मैंने बताया। आगे मैं कंसेप्चुअल चीज़ों को लेके आऊँगा जहाँ पर आप जानेंगे कि पर्यावरण के भाग क्या क्या है। वायुमंडल को मैं पढ़ाऊँगा, स्थल मंडल को उसमें हम देखेंगे, जैव मंडल को देखेंगे, फिर पारिस्थितिकी को देखेंगे। उसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे एक नीचे होता है, इकोटोप होता है, इकोटोन होता है, ठीक है। इकोलॉजी की पूरी अवधारणा को हम समझेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड को समझेंगे और आहार जाल को समझेंगे हम पूरा, ठीक है। ये सब कुछ हम समझेंगे और मैं सिंपली आपको आज एक ओवरव्यू दिया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी। और पूरी वीडियो देखा है आपने तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।